Hello everyone, welcome to our YouTube channel Mountain Academy. I am दीपेन सिंह राजावत. गाइस, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको मैथ से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट वीडियोस हैं वो आपके पास तक आते रहें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें. साथ में ही गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस चैनल पे आप अपने मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं. वहां पर आपको इन वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं. तो गाइज उस चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल्स. और ट्राइंगल्स में हम जो पढ़ेंगे आज वो है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है गाइस, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप्स. तो हमारे जो मैथ्स में सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल है वो चार टाइप के हैं. एक पहला होता है अंतःकेंद्र, इन सेंटर. सेकंड होता है परिकेंद्र, सरकम सेंटर. थर्ड, ये मैंने जगह नहीं थी, देखिए नीचे गाइस बता दिया, केंद्रक जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं. और चौथा होता है लंब केंद्र, मतलब कि ऑर्थो सेंटर. ये चार सेंटर हैं, इन्हीं चार सेंटर्स को हमें आज पढ़ना है. गाइस ये पॉइंटर आपको पता होगा, जिन्होंने पहले वीडियोस देखी, इस वीडियो में सारा कुछ ऑलरेडी लिखा रहता है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आपको पॉइंटर को देखते रहना है. तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अंतः केंद्र से. अंतः केंद्र क्या होता है? कोणार्धकों का कटान बिंदु. कोणार्धक मतलब एंगल बाइसेक्टर. किसी भी ट्राइंगल में आप एंगल बाइसेक्टर खींचे तो वो जहां पर काटते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र बोलते हैं. मैंने नीचे फिगर बनाया हुआ है, एबीसी ट्राइंगल है और ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है ये कोणार्धक है. कोणार्धक खींचना आपको आता होगा, छोटी क्लास में आपने सीखा हुआ है. तो ये कोणार्धक जब हम खींचेंगे, बी का, सी का और ये ए का कोणार्धक, तो देखिए ये पॉइंट येलो कलर से पॉइंटर देखिए, येलो पॉइंट है, ये हमारा क्या मिला हमको? अंतः केंद्र मिला, कोणार्धकों का कटान बिंदु. इसको मैंने आई से डिनोट कर दिया है. अंतः केंद्र जो होता है एकमात्र ऐसा केंद्र होता है जिसका त्रिभुज की भुजाओं से जो दूरी होती है वो तीनों भुजाओं से क्या होती है? बराबर होती है. देखिए मैंने तीनों भुजाओं पे लंब डाला है तो ये डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी. और इसी को क्या बोलते हैं? स्मॉल आर. इसका मतलब कि इन रेडियस, इस इन सेंटर को सेंटर मान के हम एक सर्कल खींचेंगे, उस इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? ये स्मॉल आर. तो ये बात आप ध्यान रखना कि इन सेंटर की तीनों साइड से डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है. छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करते हैं. चलिए अगला केंद्र होता है परिकेंद्र, मतलब कि सरकम सेंटर. सरकम सेंटर क्या होता है? लंबार्धकों का कटान बिंदु. आपको इन चारों सेंटर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये आखिर बनते कैसे हैं, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. तो देखिए परिकेंद्र होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट. जैसे कि ये ट्राइंगल एबीसी है, हमने इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचे हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर काट रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसको मैंने सी लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्या होता है? आपका परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर होता है. और इस सरकम सेंटर की त्रिभुज के शीर्ष से वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है. और ये जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल आर. और इस कैपिटल आर को रेडियस मानकर हम ऐसे एक सरकम सर्कल बना सकते हैं. तो जो सरकम सेंटर होता है उसकी डिस्टेंस जो है वर्टेक्स से बराबर होती है और इन सेंटर की ट्राइंगल की साइड से डिस्टेंस बराबर होती है. दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा. और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, आप देखिए ये वर्टेक्स को कभी नहीं मिलता है जाके, ये बगल से निकल जाएगा. वर्टेक्स को कब मिलेगा वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. वो वीडियो था आपका जिसमें ट्राइंगल मैंने आपको बताया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, मीडियन भी होता है. तो उस केस में ये मिलेगा कि नहीं? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी शीर्ष से नहीं मिलता. ये बात भी आपको ध्यान रखनी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए नीचे मैंने, आप आ जाइए नीचे, केंद्रक बताया है, सेंट्रॉइड. केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु. मतलब कि माध्यिकाएं मतलब मीडियन, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं. ये ट्राइंगल एबीसी में मैंने माध्यिका खींची है तीनों भुजाओं पर, और ये जहां मिल नहीं है उसको मैंने जी से डिनोट किया है, इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड. ये सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांट देता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैंने देखिए अलग से बताया, एजी इज टू जी डी इक्वल टू बीजी इज टू जीई इज इक्वल टू सी जी इज टू जी एफ. ये तीनों का रेशियो क्या है? 2:1.
1। सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांट देता है। चलिए, चौथा सेंटर है हमारा लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है? लंबों के कटान बिंदु को, मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, लंबों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालें, जैसा कि मैंने ये डाला है, तो ये जहां पर काटेगा उसको क्या बोलते हैं? लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। और इसको हमने ओ से डिनोट किया है। अब देखिए, मैं क्यों आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूं। जैसे एग्जाम में आपसे अगर कह देगा कि ये ओ ऑर्थो सेंटर है, बस इतना बोलेगा ऑर्थो सेंटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर जिस लाइन से मिला होगा वो लाइन ये क्या है? बीसी पे परपेंडिकुलर होगी। ये बात आपको पता होगी, क्योंकि ऑर्थो सेंटर कैसे मिलता है? परपेंडिकुलर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो ये 90 हो जाएगा, ऐसे ही ये भी 90 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम 180 हो गया। और ये ओ एफ बी डी, ये आपका क्या है? ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, जिसके एंगल्स का सम क्या होता है? 360 होता है। तो ये दोनों 180 हो गए। इसका मतलब कि ये आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे? 180 होंगे। मतलब आपको ये थीटा दे देगा और आपसे ये थीटा पूछेगा तो आप डायरेक्ट क्या बोल दोगे? 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों 90 90 है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 180 माइनस थीटा होगा, तो इस एंगल को भी मैंने 180 माइनस थीटा बोला है। आपने पढ़ा होगा शीर्षाभिमुख कोण, दो लाइनें जब एक दूसरे को कट करती हैं तो ये एंगल होता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैं आपको अभी आगे लाइंस एंड एंगल्स में समझाऊंगा। तो ये एंगल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी क्या होगा? 180 माइनस थीटा। इसलिए ये आपको डेफिनेशंस चारों की आनी चाहिए, मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज पलट गया है, आपको फील आ रहा होगा कॉपी वाला। चलिए, तो अब हम अंतः केंद्र को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अंतः केंद्र मतलब इन सेंटर। देखिए, ये कोई ट्राइंगल ए बी सी है। हमने इसमें कोण बी और कोण सी का ये क्या खींचा है? कोण समद्विभाजक खींचा है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर ही। तो आपको मैं बता चुका हूं। तो अगर आपसे ये एंगल पूछ लिया जाएगा बी आई सी, तो गाइस ये बी आई सी होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 90 प्लस ए बाई 2। ठीक है, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। एंगल ए वो एंगल होगा जो आपका बच जाएगा। मतलब जिन दो एंगल्स का बाइसेक्टर खींचा गया है उसके अलावा जो एंगल बचेगा उसका हाफ इस फॉर्मूले में लिखते हैं। जरूरी नहीं बी और सी का बाइसेक्टर खींचे। अगर ए और सी का बाइसेक्टर खींचेगा और आपसे एंगल पूछेगा तो 90 प्लस बी बाई 2 आप फॉर्मूले में लिखोगे, क्योंकि एंगल बी बच जाएगा। तो बचे हुए एंगल का हाफ 90 प्लस बचे हुए एंगल का हाफ। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल आई 90 प्लस ए बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा फिगर है। इसमें ये ट्राइंगल ए बी सी है। यहां पर हमने बी के एक्सटीरियर एंगल का ये बाइसेक्टर खींचा है। ये जो लाइन है ये एक्सटीरियर एंगल का क्या है? बाइसेक्टर है। ऐसे ये लाइन सी एक्सटीरियर का क्या है? बाइसेक्टर है। ये जहां पर काटते हैं गाइस, इसको हम बोलते हैं एक्स सेंटर, ये ई पॉइंट को, या फिर एक्सो सेंटर भी बोलते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा तो फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। देखिए, वही ए जो बचा हुआ एंगल है ना, जिसको हमने यूज नहीं किया है बाइसेक्टर खींचने में, उसी का ए बाई 2 लिखा है। बस फॉर्मूले में 90 माइनस ए बाई 2 है और यहाँ पे 90 प्लस ए बाई 2 है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने कैसे याद किया है इसको, कि देखिए ये ट्राइंगल के बाहर एंगल मिल रहा है ना, तो अगर ट्राइंगल के बाहर बन रहा है तो निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब आप घर से बाहर होते हो तो आप कहीं ना कहीं निगेटिव फील करते हो, पॉजिटिविटी नहीं रहती है, घर वालों का सपोर्ट नहीं रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि बाहर एंगल बन रहा है तो फॉर्मूले में क्या होगा? माइनस होगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम ये देखिए मैंने ऊपर और थोड़ा सा डिराइव किया है इससे एक और फॉर्मूला। जैसे आपको एंगल बी और सी दे देगा, ठीक है, बी और सी देगा और आप डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो, तो देखिए जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 180 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। और 180 की जगह हम ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो ए पॉजिटिव से ए नेगेटिव कट जाएगा और ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बी प्लस सी बाई 2। तो ये भी ई का एक फॉर्मूला है, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2। और एक फॉर्मूला ये भी है 90 माइनस ए बाई 2। ये दोनों ही बाहर जो एक्सो सेंटर बनेगा, एक्स सेंटर, उसके फॉर्मूले हैं, और ये इन सेंटर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए, इन सेंटर के बारे में ये मैंने अपने नोट से एक पिक्चर डाली है, क्योंकि मैं इन सेंटर में कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने इक्विलेटर पढ़ाया तो मैंने पूरा कवर किया है, ऐसे ही ये इन सेंटर है तो इन सेंटर का सब कुछ मैं कवर कर रहा हूँ, जो जहां से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी और इसके एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं, तो
तो देखिए एंगल बाइसेक्टर यहाँ आई पर मिलेंगे, ये आपका क्या होगा, इन सेंटर होगा। तो आपसे ये पूछा गया है, देखिए मैंने इसमें प्रूफ किया है कुछ, मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तीनों साइड पे, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये परपेंडिकुलर इक्वल होगा और यही क्या होगा, इसको स्मॉल आर बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने देखिए तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो हमें ये तीन ट्राइंगल मिले हैं, देखिए ए आई सी, बी आई सी और ये ए आई बी। तो देखिए ये तीनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो मैंने बगल में लिखा है। एरिया मैं आपको ट्राइंगल का बता चुका हूँ, यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो अगर हम बी आई सी की बात करें, बी आई सी की, तो हाफ बेस कितना है, एक्स माना है, और परपेंडिकुलर कितना है, हाइट मतलब आर है, तो हाफ एक्स इंटू आर। ऐसे ही ए आई सी का हाफ वाई इंटू आर हो जाएगा और ए आई बी का हाफ जेड इंटू आर हो जाएगा। अगर हम कट करें तो हाफ आर तीनों से कट हो जाएगा, तो हमें रेशियो क्या मिला, x इज टू वाई इज टू जेड। इसका मतलब कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, जो साइड्स का रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा, देखिए प्रूफ हो गया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे ये नीचे मैंने क्वेश्चन भी बता दिया है कि कोई ट्राइंगल है एबीसी और उसका आई क्या है, इन सेंटर है, तो इसमें आपको तीनों साइड दे देगा। जैसे मैंने तीनों साइड दिए 4, 5 और ये 6 दे दिए, और आपको ट्राइंगल बी आई सी का एरिया दे दिया है। बी आई सी का एरिया कितना है, 50 मीटर स्क्वायर। देखो क्या क्या दे दिया है, साइड दे दी है 4, 5 और 6, और बी आई सी का एरिया क्या दे दिया है, 50 डिग्री, ये ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, 50 मीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा है कि पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताइए, पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताइए। तो देखिए गाइस, आपको पता है कि इन सेंटर है, तो ये जो तीन ट्राइंगल हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इनका रेशियो क्या होगा, जो इनके साइड्स का रेशियो है। तो अगर 5 यूनिट वाली साइड के एरिया को हम 50 बोल रहे हैं, तो 6 वाला क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी 10 गुना है तो ये भी 10 गुना होगा, और 4 वाला क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखिए ये 40, ये 60 और ये 50, तो तीनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर, और यही एबीसी का क्या होगा, एरिया होगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटर से ट्राइंगल जिन तीन ट्राइंगल्स में डिवाइड होता है, उनका एरिया साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, मतलब उनके एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। ये बात याद रखना, और ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिकेंद्र, मतलब कि सरकम सेंटर। देखिए अभी मैंने आपको सरकम सेंटर बता चुका हूं मैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे मिलता है। अब ये दो फिगर आप देख रहे हैं, पहला फिगर है ये ऑब्ट्यूज एंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का आपसे पूछा जा सकता है कि सरकम सेंटर होता कहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर होता है। तो देखिए मैंने आपको बना के बताया, आप तीनों साइड्स का बाइसेक्टर खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो यहाँ जाके काटेगा। तो देखिए आपको दिख रहा है परिकेंद्र जो है सरकम सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कहाँ पर है। आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वही होगा कि त्रिभुज के बाहर तथा सबसे बड़ी भुजा के निकट। पूरा जो आंसर होता है कि अधिक कोण त्रिभुज का सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर और जो लार्जेस्ट साइड होती है उसके पास में होता है। ठीक है, तो गाइस ये याद रखिएगा आप। चलिए अब ये मैंने यहाँ पर राइट एंगल बनाया हुआ है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल का भी सरकम सेंटर, अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो मैंने सरकम रेडियस लिखवाई थी राइट एंगल ट्राइंगल की, वो मैंने लिखाई थी R=H/2। लास्ट क्लास जिन्होंने भी अटेंड की है, तो उसमें मैंने बताया था कि सरकम रेडियस जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल की वो H/2 होती है। इसका मतलब कि जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रूव भी किया है कि सरकम सेंटर कैसे निकालोगे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स का खींचोगे। तो मैंने देखिए ए बी का खींचा है, फिर ये मैंने बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, ऐसे ही ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है। तो ये जिस पॉइंट पर काट रहे हैं ये सी मिला है, और ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो इससे अगर हम ये वर्टेक्स को मिला दें, तो वर्टेक्स को मिलाते हैं सरकम सेंटर से तो इक्वी डिस्टेंस होता है सारा, मैंने भी पिछले लास्ट पेज में आपको बताया है। तो ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगी, कैपिटल आर, मतलब कि सरकम रेडियस। तो आपसे ये पूछा जा सकता है राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहाँ होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का कहाँ होता है, ट्राइंगल के बाहर लार्जेस्ट साइड के पास में होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लंब केंद्र पर, परिकेंद्र। देखिए लंब केंद्र कैसे मिलता है, लंब केंद्र मिलता है लंबों के कटान बिंदु से। तो मैंने आपको लंब केंद्र भी बना के बताया था एक्यूट एंगल में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में। ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का लंब केंद्र हम बनाना सीखेंगे।
गाइस देखिए, आपको वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो वर्टेक्स से आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल में डायरेक्ट परपेंडिकुलर तो डाल नहीं सकते हैं। तो मैंने देखिए ये BC को पीछे बढ़ा दिया है और ऐसे ही AB को भी ये पीछे बढ़ा दिया है। अब हमने वर्टेक्स A से और वर्टेक्स C से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला है, तो ये देखिए पीछे यहाँ ऊपर काट रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब हम इस साइड से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो आगे तो कहीं काटेगा नहीं, तो हमने इसको पीछे बढ़ाया है। तो देखिए ये तीनों परपेंडिकुलर कहाँ पर काट रहे हैं, इस पॉइंट O पर काट रहे हैं, और यही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। अब देखिए एग्जाम में आपसे जैसे अगर ये एंगल थीटा बोल देगा, अभी मैंने आपको पहले भी समझाया था, जैसे ये थीटा बोल देगा तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर है, तभी मिला है हमको ऑर्थो सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, 90। ऐसे ये भी 90 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना बचेगा, 180 तो ही बचेगा। क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, 90 90 160, तो ये भी कितना 180, तो ये भी कितना बचेगा, 180। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा, और ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है गाइस। अब आपसे पूछ सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है, तो बहुत ही इजी है। देखिए इस साइड से आप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहीं पर कट करेगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही होती हैं एक दूसरे की राइट एंगल ट्रायंगल में। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट करेंगी, और जब यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो भी यहीं पर कट करेगा। इसका मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है राइट एंगल वाली वर्टेक्स पर। कहाँ पर होता है, समकोण वाले शीर्ष पर होता है, लंब केंद्र समकोण त्रिभुज का। ठीक है, चलिए गाइस, ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन भी आपको बता दिया है ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आता रहता है। इन अ ऑब्ट्यूज एंगल triangle ABC, angle B is an obtuse angle and its orthocenter is at O। तो आपको AOC दिया हुआ है 45 डिग्री, और एंगल B आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये लैंग्वेज दी होगी और आपको खुद ही बनाना पड़ेगा पूरा फिगर, आप तभी बना पाओगे जब आपने क्लास अच्छे से अटेंड की है। देखिए बोल रहा है B ऑब्ट्यूज एंगल है, तो आप ऐसे करके ट्राइंगल बनाओगे, और B को मैंने देखो ऑब्ट्यूज बनाया हुआ है, क्योंकि B को ऑब्ट्यूज बोल रहा था। अब हम इसका कैसे खींचेंगे, ऑर्थो सेंटर कैसे पता चलेगा, जब आप इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे, दोनों साइड्स को बढ़ा के, अभी मैंने बताया था। तो हमने ये देखिए बढ़ाया, और यहाँ पर जहां पर काटा है दोनों परपेंडिकुलर ने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर, और इसको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ओ बोला है। तो देखिए ओ, तो AOC इसकी वैल्यू 45 दी हुई है। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर ये 45 होगा तो ये 180 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 135, और ये 135 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 135, और यही क्या है, एंगल बी है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो मैंने डेफिनेशन बताई उनका क्या यूज है, और कैसे आपको सेंटर्स के क्वेश्चन करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक, केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है सेंट्रॉइड, क्योंकि इससे बहुत मतलब लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं सेंट्रॉइड से। चलिए बताते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड होता है, मैंने आपको बताया, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने माध्यिकाएं खींची हुई हैं AD, BE और CF, और ये पॉइंट G पर काट रही हैं, तो ये क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। इसको G से डिनोट करते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, बगल में मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। केंद्रक त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। तो आपको इस फिगर को, ABC को, और ये जो मैंने लिखा है अंदर, इसको अपने दिमाग में एकदम प्रिंट कर लेना है। कैसे, कि 6 बराबर भागों में बांटता है, तो मैंने 6 भाग को 2 2 2 2 2 और 2 बोल दिया। ठीक है, जितने भी 6 ट्राइंगल बन रहे हैं इनको मैंने क्या बोल दिया, इनके एरिया को 2 बोल दिया। तो पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या हो गया, 12 हो गया, और इनका 2 2 2 2 2 हो गया। देखिए मैंने आपसे क्यों कहा इसको ऐसे प्रिंट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे बोलेगा कि जो जी है वो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, केंद्रक है। तो बताइए कि त्रिभुज AGE और ABC के एरिया का अनुपात क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर ये फोटो आपके दिमाग में होगी तो देखिए AGE कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और ABC पूरा कितना है, 12। तो देखिए 2:12, इसका मतलब कि 1:6। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि AGE और AGC का अनुपात बताइए। तो AGE आपका 2 है, और AGC कितना है, देखिए 2 और 2 4, ये तो पूरा है AGC। तो देखिए इसका अनुपात 2:4, इसका मतलब 1:2। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि AGE और ADC का अनुपात बताइए। तो AGE और ADC क्या है, AD
सी। तो देखिए AGE 2 है और ADC कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, तो 2:6, इसका मतलब कि 1:3। तो आपको याद रखना है कि जो सेंट्रॉइड है वो त्रिभुज को 6 भागों में बांटता है, और मैंने उसको 2 2 2 माना है, आप भी 2 2 2 ही मानो, तो पूरा ट्राइंगल 12 का हो जाएगा और आप सारे रेशियो आसानी से निकाल लोगे। और एक पॉइंट और याद रखना है, पहले बता दिया है कि सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने नीचे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम में आया था। देखिए क्या है इसमें, ये ट्राइंगल ए बी सी है। तो अगर ये एफ ई और डी ये मिड पॉइंट है, तो अगर हम मिड पॉइंट्स को मिला के एक और ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये जो ट्राइंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल को 4 इक्वल ट्राइंगल्स में बांट देता है। ये बात आपको याद रखनी है कि मिड पॉइंट को मिला के अगर आप कोई ट्राइंगल बना रहे हो, तो वो बड़े वाले ट्राइंगल को 4 भागों में बांट देगा। अच्छा, बड़े वाले ट्राइंगल को मैंने 12 कर दिया है ना, 2 2 2 मान के 12 कर दिया है। तो अगर 4 इक्वल पार्ट में बांटा है, तो 3 3 3 और 3 हो जाएंगे चारों ट्राइंगल। ये डी ई सी, ये बी डी एफ, ये एफ ए ई और ये एफ ई डी, ये चारों ट्राइंगल 3 3 3 के हो जाएंगे ना, 3 चौको 12। अब देखिए ये ट्राइंगल अगर एफ ई डी ई को आप देखो, तो ये 3 यूनिट है ना इसका एरिया। और ये जो सेंट्रॉइड है, अगर बड़े वाले ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, छोटे वाले ट्राइंगल का भी वही सेंट्रॉइड होगा जी, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट से बनाया है मैंने ट्राइंगल। तो ये जो सेंट्रॉइड जी है, मैंने भी आपको बताया है कि कितने इक्वल पार्ट में बांटता है, 6 इक्वल पार्ट में बांटता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इन ट्राइंगल्स को देखूं कि ए जी सी, बी जी सी और बी जी ए, तो ये भी तो इक्वल एरिया में ही बटे हुए हैं। देखिए 4 4 4 में बटे, इसका मतलब कि सेंट्रॉइड ट्राइंगल को 6 बराबर भागों में बांटता है। और अगर हम वर्टेक्स के अकॉर्डिंग देखें, तो वर्टेक्स के अकॉर्डिंग 3 बराबर भागों में भी बांटता है। तो यहाँ पे ये इसको भी 3 बराबर भागों में बांट देगा। तो अगर पूरा एरिया 3 लिखा है आपने, तो अगर हम ये देखें, एफ जी ई एक होगा, ई जी डी भी एक होगा, डी जी एफ भी एक होगा, मतलब कि एक 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 में बांट देगा। तो सेंट्रॉइड 3 में भी बांटता है, 6 में भी बांटता है, मैंने प्रूफ किया। तो यहाँ पे अगर आप वर्टेक्स से मिलाओगे तो 3 बराबर भागों में बांट देगा, पूरा 3 था, तो ये ट्राइंगल एक 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 के हो जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ट्राइंगल एफ जी ई का एबीसी के साथ एरिया बताओ। तो एफ जी ई आपका एक आया है और एबीसी कितना था, 12, तो ए 1:12 आ गया एरिया का रेशियो। ऐसे ही एफ जी ई का ए एफ ई के साथ पूछ सकता है। तो एफ जी ई का एरिया 1 है और एफ ए ई का एरिया कितना है, 3 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। अब मैंने नीचे आपको दिया हुआ है एफ जी ई और ए जी ई के एरिया का रेशियो आपको बताना है। एफ जी ई और ए जी ई के एरिया का रेशियो। तो गाइस इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। तो ये थे हमारे सर्कल्स के सारे सेंटर्स जो मैंने एक्सप्लेन किए, और इनसे एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम्स में। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, इस वीडियो को समझ लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, और आपका जो भी डाउट हो मैथ्स से रिलेटेड, वो आप उस प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।